नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया रिपोर्ट में और मैं हूं आपके साथ सुष्मिता तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया रानी पोखरी के टूटे पुल और बचाव कार्य का स्थलीय निरीक्षण, अधिकारियों को जल्द व्यवस्था बनाने के दिए निर्देश। उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना नियम के तहत कक्षा 1 से 5वीं तक के खोले स्कूल, की नई गाइडलाइन जारी। उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बार फिर चढ़ा तापमान, बसपा के बाघे विधायक ने श्रावस्ती में की सपा प्रदेश के अध्यक्ष से औपचारिक भेंट। पूर्व विधायक सुल्तान बेग ने किया पत्रकारों को सम्मानित, सम्मान समारोह कार्यक्रम का किया आयोजन। 70 साल का ये बुजुर्ग योगी जी से मांग रहा रहम की भीख, अधिकारियों के चक्कर लगा न्याय की कर रहा गुहार। तो आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिशा निर्देश के बाद अधिकारियों का लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर जन समस्याएं सुनने का सिलसिला जारी है। देखिए डोईवाला से हमारे संवाददाता आसिफ हसन की रिपोर्ट। इसी कड़ी में आज डोईवाला के एसडीएम लक्ष्मीराज चौहान रायपुर के खंड विकास अधिकारी के साथ ब्लॉक प्रमुख और तमाम अधिकारी सन गांव पहुंचे और जनता दरबार लगाकर ग्रामीणों की समस्याओं को सुना। इस अवसर पर गांव के लोगों ने सड़क, बिजली, पानी के साथ स्वास्थ्य सेवा का मुद्दा उठाते हुए इन समस्याओं के निराकरण की मांग की है। सन गाँव और नाही कला में सड़क न होने के कारण लोग इस गाँव से पलायन कर रहे हैं। इसके अलावा बुनियादी सुविधाओं का भी इस क्षेत्र में भारी टोटा है, जिस कारण लोग आज आदम युग में जीने को मजबूर हैं। सनगांव देहरादून में मात्र 28 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस अवसर पर एसडीएम ने ग्रामीणों को विश्वास दिलाया कि उनकी जो भी समस्याएं हैं उनके संज्ञान में आई हैं, उनके निराकरण का प्रयास किया जाएगा। इस अवसर पर सनगांव की ग्राम प्रधान हेमंती रावत ने सड़क की समस्याओं को प्रमुखता से रखते हुए कहा कि अगर गांव तक सड़क आ जाए तो सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। हमारी सबसे मेन समस्या है कि सड़क नहीं है हमारे यहाँ। आज एसडीएम साहब आए और उन्होंने खुद ही देखा कि कितनी प्रॉब्लम से, कितनी चलने के रास्ते नहीं है यहाँ पे। जैसे बरसात होती है रास्ते एकदम बेकार हो जाते, बह जाते हैं। तो आज एसडीएम साहब खुद बोल रहे थे कि हाँ यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा समस्या है सड़क की। तो अब उनसे थोड़ा जानकर ऐसा लगा है कि हाँ अब थोड़ा आगे बोलेंगे वो कि हाँ भाई सड़क होनी चाहिए यहाँ पर। ये जो सरकार जनता के द्वार उसी कार्यक्रम के तहत शासन के निर्देश और जिलाधिकारी महोदय के जो निर्देश थे उसके क्रम में आज सनगांव का भ्रमण किया गया और यहाँ पे विभिन्न विभागीय योजनाओं का जायजा लिया गया। तो कई विभागों की जो योजनाएं हैं वो संतोषजनक पाई गई हैं। इसके अलावा कई समस्याएं भी स्थानीय ग्रामीणों द्वारा देखी गई है। मुख्यतः जो यहाँ पे सड़क, बिजली और पानी की जो समस्याएं हैं वो हमारे संज्ञान में आई हैं और हम कोशिश करेंगे कि संबंधित विभाग के माध्यम से बिजली, पानी और जो सड़क, जो मूलभूत समस्याएं हैं उनका समाधान हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अति महत्वाकांक्षी पीएम आवास योजना के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों की मुसीबत समाप्त होने का नाम नहीं ले रही है, जिसको लेकर आज नगर परिषद में सांसद प्रतिनिधि गिरिराज गुप्ता, भाजपा मंडल महामंत्री राजेश राठौर व नगरवासियों ने एकत्रित होकर आवेदन दिया कि वर्तमान में जो भी आवास स्वीकृत किए गए हैं उनकी जांच की जाए और पात्र हितग्राहियों के नाम आवास योजना में जोड़े जाए और आपात हितग्राहियों के नाम लिस्ट में से निरस्त कर दिए जाए। देखिए सोयत कला से हमारे संवाददाता ML राठौर की रिपोर्ट। कई हितग्राही तो प्रतिदिन लगाते हैं गुहार। पीएम आवास के वास्तविक हितग्राही सुबह सुबह 11 बजे ही नगर पालिका जाते हैं, जहां प्रशासक काल में बिना सीएमओ और बिना अध्यक्ष व प्रतिनिधि के नगर पालिका में कुछ राजनेताओं के दम पर चलने वाली नगर पालिका में निर्माण शाखा में अपने आवा जानकारी लेने के लिए कर्मचारियों के समक्ष गुहार लगाते हैं और कर्मचारी आश्वासन की नाव में बिठाकर रवाना कर देते हैं। अधिकतर हितग्राहियों का कहना है कि हमारा पूरा मकान कच्चा और हमारा नाम अभी तक सूची में नहीं आया है और जिनके पक्के हैं वो राजनीति के दम पर एक ही घर में 4-4 आवास लेकर बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के मालिक बन बैठे हैं। सोयत कलों से ML राठौर की खास रिपोर्ट। आवास लिस्ट में नाम नहीं आया आपका? कागज जमा करे थे आप? कब जमा करे थे? समस्या हर घर को छत देने का पीएम मोदी साहब ने किया है, लेकिन यहाँ पैसे वालों को आवास उपलब्ध हो रहे हैं, गरीब जगह। हम ये चाहते हैं मुख्य नगर पालिका अधिकारी से कि जो 376-78 की लिस्ट जारी करें, इसमें जियो टैगिंग मात्र 50-60 लोगों का क्यों ना टोटल की जियो टैगिंग करा के पात्र अपात्र में आवास के लिए कागज जमा करे थे ना? कर दिए। क्या बताया फिर आपको? अगली लिस्ट में आ जाएगा, इसमें आ जाएगा, तो नाम काट दिए जाते, 2-3 बार नाम कर दिया मेरा। पूर्व में जो 1200 यहाँ पर आवास हुए हैं, कहीं ना कहीं हमें लगता है कि प्रशासन से कहीं उसमें भी चूक हुई है।
पूर्व में 1200 और वर्तमान में 300 और कुछ आवास अभी हुए हैं, 383-84 कुछ आवास हुए हैं। इनकी भी पुनः जांच की जाए और जो 90 नावों को जिनको काटा गया है अपात्र बनाकर, उनकी भी जांच की जाए। हम प्रशासन से इसकी मांग करते हैं। दरअसल मामला जनपद बुलंदशहर का है, जहां स्क्रीन पर दिख रहा ये बुजुर्ग आदमी सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से रो रो कर इंसाफ की भीख मांग रहा है। बता दें कि ये बुजुर्ग बुलंदशहर के खुर्जानगर में जंक्शन रोड पर एनआर पब्लिक स्कूल के सामने अपना पेट भरने के लिए एक छोटी सी मिठाई की दुकान चलाता है। देखिए बुलंदशहर से हमारे संवाददाता जावेद खान की रिपोर्ट। जो कि पीड़ित बुजुर्ग का कहना है कि वह करीब पिछले 35 साल से दुकान को किराए पर लेकर दुकान में मिठाई बेचता है। वहीं बुजुर्ग का कहना है कि कुछ साल पहले कुछ दबंग लोगों ने जबरदस्ती दुकान खरीद ली थी। पीड़ित का कहना है कि 2005 से दुकान पर बुलंदशहर कोर्ट में केस भी चल रहा है, जो पीड़ित केस भी जीत चुका है, लेकिन फिर भी कुछ दबंग लोग आज भी पीड़ित को दुकान खाली करने का दबाव बना रहे हैं, जिसको लेकर पीड़ित ने बुलंदशहर के उच्च अधिकारियों से न्याय की गुहार भी लगाई है, लेकिन आज तक भी पीड़ितों को न्याय नहीं मिला है। जिसके बाद आज पीड़ित ने रो रो कर सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ से न्याय की गुहार लगा रहा है। अब देखना होगा कि क्या पीड़ित बुजुर्ग को योगी की न्याय दिलाते हैं या नहीं। ये नई मालिक ने खरीद ली है 2002 में। अब वो हमारी दुकान का कारण दुकान में भीतर बस दसा दी है और इसकी हम शिकायत भी कई जगह कर चुके। 3-4 बार SSP के हुए आए, CM PM DM सब जो, और तुम्हारे SDM के भी आए, ये कोई सुनवाई ना। आज तक कोई पुलिस वाला झांकने ना हो, उल्टे हम पे ही केस लाते जा रहे हैं, उल्टे सीधे कोई भी झांकने ना हो आज तक भी। पीपल के पेड़ के चबूतरे को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। देखते ही देखते विवाद इतना ज्यादा हो गया कि बात हाथापाई पर उतर आई। देखिए बदायूं से हमारे संवाददाता अकील खान की रिपोर्ट। पीपल के पेड़ के चबूतरे को लेकर दोनों पक्ष आए आमने सामने। चबूतरा ना बनाने देने को लेकर पक्ष ने रोका। सूचना पर पहुंची पुलिस ने विवाद रुकवाया। CO सिटी ने बताया कि पीपल के पेड़ का चबूतरा बनाने को लेकर दोनों पक्ष में विवाद था। वहीं मैंने दोनों पक्षों को बिठाकर समझाया तो दोनों पक्ष मान भी गए। सदर कोतवाली के मोहल्ला कबूलपुरा गोटिया का पूरा मामला। देखिए, कबूलपुरा गोटिया मोहल्ले में पीपल के पेड़ को लेकर उसके नीचे एक चबूतरा है, उस चबूतरे को लेकर के दोनों पक्षों में आपस में विवाद था। सूचना पर मौके पर आया और दोनों पक्षों के संभ्रांत व्यक्तियों को बुला करके और बैठा करके समझा दिया। इस समय अब दोनों ही पक्ष मेरी बात को समझ गए और दोनों में किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं। 119 मीरागंज विधानसभा के पूर्व विधायक सुल्तान बेग ने आज पत्रकारों के सम्मान के लिए सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया। सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन घनेटा फाटक स्थित आशीर्वाद होटल में रखा गया, जिसमें क्षेत्र के पत्रकारों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। देखिए बरेली से हमारे संवाददाता जुबैर खान की रिपोर्ट। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए वरिष्ठ पत्रकार गणेश पथिक ने पत्रकारों की तमाम समस्याओं पर प्रकाश डाला और पूर्व विधायक के 2022 में चुनाव जीतने की कामना की। पत्रकार गणेश पथिक ने सुल्तान बेग के 2022 का चुनाव जीतने पर पत्रकारों व उनके परिवार वालों के फ्री इलाज की मांग की। पूर्व विधायक सुल्तान बेग ने अपने भाषण में अपने पिछले कार्यालयों का बखान किया और 2022 में चुनाव जीतने के बाद पत्रकारों को फ्री इलाज दिलाने का वादा किया। पूर्व विधायक सुल्तान बेग ने मिर्जापुर शाही मार्ग को लेकर आज फिर से PWD के अधिकारियों को चेताया और कहा कि मैंने 1 महीने का समय दिया है, अगर मिर्जापुर शाही मार्ग को सही नहीं किया तो वह अपने कार्यकर्ताओं सहित PWD कैंप में धरना प्रदर्शन करेंगे। कार्यक्रम के अंत में सुल्तान बेग ने स्वयं सभी पत्रकारों को शॉल और माला पहनाकर व गले लगाकर सम्मानित भी किया। आज वक्त है कि पत्रकारों का भी सम्मान होना चाहिए, जैसे और लोगों का सम्मान किया जाता है सरकार द्वारा। कभी पुलिस वालों का सम्मान करते हैं तो कभी वर्कर का, जो सफाई कर्मचारी उनका सम्मान करते हैं, लेकिन पत्रकारों का सम्मान ना तो सरकार करती है ना उनके कोई नुमाइंदे करता है। ये 21 वर्षीय साबिया अभी दिल्ली पुलिस डिफेंस की नौकरी करते हुए इन्हें 4 महीने ही हुए थे। 27 अगस्त की शाम साबिया दिल्ली के संगम विहार स्थित अपने घर नहीं लौटी तो परेशान हाल घर वालों ने हर जगह ढूंढा। थाने गए, कलेक्ट्रेट के यहाँ गए, लेकिन कहीं से कोई मदद नहीं मिली। फिर पता चला साबिया की हत्या हो चुकी है, वो भी बहुत ही बर्बरता के साथ। इतनी बर्बरता कि लिखते हुए हाथ कांप जाए। साबिया के साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ। 4 लोगों ने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। तकरीबन 50 जगह चाकू घोंपे गए, स्तन काट दिए गए, हैवानियत की सारी हदें पार कर दी गई। देखिए दिल्ली से रिपोर्ट। हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आप सर, आप हमारी सुनवाई करें।
हम बहुत मजबूर हैं, लाचार हैं। हम हाथ जोड़ के गिनती करते हैं सर, हमारी मदद तो आए। हमें न्याय चाहिए, हमें फांसी चाहिए उसको। इस दरिंदे को फांसी चाहिए, जिस तरह के 50 चाकू शरीर के अंदर डाल रखे हैं। कोई अंक नहीं छोड़ा जहाँ पे चाकू नहीं मारा उसका। 26 तारीख की रात से वो गायब थी। डीएम ऑफिस में काम करती थी। किसी डीएम ने आकर के किसी ने नहीं सुना, किसी ने पूछा नहीं। आम आदमी पार्टी भी अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही है। किसी ने, कोई नेता लोग घर पे आके चले गए, किसी ने कोई नहीं पूछा। ठीक है, जहाँ से ये मामला रफा दफा करा गया है थाने में जाकर के वो लोग पूछ नहीं रहे हैं, फोन नहीं उठा रहे हैं। वो लोग यहाँ तक फोन उठाने को तैयार नहीं है, जबकि वहाँ से और वो लोग बोलते हैं कि हम आपकी मदद करेंगे, और कोई सुनने को तैयार नहीं है। ठीक है, अभी प्रोटेस्ट के लिए हम मजबूर है। हम कल आत्महत्या करेंगे और इसके जिम्मेदार पूरा देश होगा। हमें नहीं कल करेंगे जंतर मंतर, हम जाएंगे कल 1 तारीख को हम जंतर मंतर पहुंचेंगे बस। मुझे चांदपुर में चल रहे सेक्स रैकेट का पत्रकार द्वारा भांडाफोड़ करने के बाद बौखलाए दबंगों ने पत्रकार को ही जान से मारने की धमकी दे डाली, जिसके बाद जिले के पत्रकारों में आक्रोश फैल गया। सभी पत्रकार ने एकता का परिचय देते हुए एसपी व डीएम से मिलकर कार्यवाही की मांग की है। देखिए बिजनौर से हमारे संवाददाता सलमान की रिपोर्ट। ऑल इंडिया पत्रकार एकता संगठन के बैनर तले आज बिजनौर कलेक्टर परिसर में कई दर्जन पत्रकार और अधिवक्ता इकट्ठा हुए और दबंगों द्वारा पत्रकार को महिला से ब्लैकमेल कराने का मामले में एसपी और डीएम से मिले। पीड़ित पत्रकार पर फोन कर शाहिद खान से बलात्कार का आरोप लगाया गया, जिस पर पत्रकार द्वारा तुरंत पुलिस को एक शिकायत पत्र देकर कार्यवाही की मांग की थी। चांदपुर पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध धारा 384 आईपीएस में मुकदमा दर्ज कर लिया था, लेकिन पुलिस द्वारा 7 साल से कम की सजा बताकर आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया था, जिसमें आरोपियों के हौसले और बुलंद हो गए और शाहिद खान ने पत्रकारों को फोन पर धमकी व गालियां देना शुरू कर दी। धमकी और गाली व जान से मारने की खबर प्रकाशित होने के बाद सेक्स रैकेट चालक शाहिद खान लगातार पत्रकारों को जान से मारने व बलात्कार के झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी और एक मैसेज व्हाट्सएप पर पत्रकार सहित 4 लोगों के नाम लिखकर अश्लील व संगीन आरोप लगाकर वायरल कर समाज के सामने शाहिद खान द्वारा मानसिक उत्पीड़न व छवि धूमिल की। इस मामले को लेकर पत्रकारों सहित अधिवक्ताओं ने इस मामले में एसपी व डीएसपी से मिलकर कार्यवाही की मांग की। बता दें कि पत्रकार मोहम्मद रहमान ने चांदपुर में चल रहे सेक्स रैकेट का खबर के द्वारा भी भांडाफोड़ किया था। इसके बाद खबर छपते ही बौखलाए सेक्स रैकेट के सरगना शाहिद ने पत्रकार को जान से मारने की धमकी देना शुरू कर दी। पीड़ित पत्रकार ने थाने में आरोपी के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर दिया, लेकिन मुकदमा दर्ज होने के बाद भी आरोपी खुलेआम घूम रहा है। इसी को लेकर आज दर्जनों की संख्या में बिजनौर कलेक्टर परिसर में पत्रकार इकट्ठा हुए और पीड़ित पत्रकार मोहम्मद रहमान को इंसाफ दिलाने के उद्देश्य से एसपी डीएम से मुलाकात की। फिलहाल मामले में एसपी बिजनौर डॉक्टर धनवीर सिंह ने कार्यवाही का आश्वासन दिया। 1 हफ्ते में अगर पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं की गई तो सभी पत्रकार धरना देने को मजबूर होंगे और धरना तब तक चलेगा जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती। देखिए, अभी कुछ दिन पहले जो है एक महिला द्वारा मुझे ब्लैकमेल करने का प्रयास करा जाता है। बाद में पता चला कि ये शाहिद नाम का एक व्यक्ति सेक्स रैकेट का सरगना है और जो है ये आए दिन भोले भाले लोगों को फंसाकर जो है उनसे मोटी रकम ऐंठता है, महिलाओं से ब्लैकमेल अश्लील वीडियो बना लेता है और जो है ये जो है पहले भी एक जलीलपुर के एक इमरान नाम के व्यक्ति को मुकदमा लगाकर 3.5 लाख रुपए वसूल चुका है और जो है उसे जेल भिजवा चुका है। अभी इसने नाईपुरा के 3 लोगों के खिलाफ सिहारा थाने में एक फर्जी मुकदमा लिखवाया है। आज चांदपुर से कुछ पत्रकार बंधु आए थे जिन्होंने इस आशय का एक ज्ञापन पुलिस अधीक्षक महोदय को दिया था। इस पत्रकार के विरुद्ध पूर्व में भी अभियोग पंजीकृत है, उसमें विवेचना जारी है। जो आज और अन्य तथ्यों के बारे में अवगत कराया है आप लोगों ने, उसके संबंध में भी गहराई से जांच करा के सीओ साहब से समुचित प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। 1 दिवसीय श्रावस्ती बहराइच दौरे पर आए समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने आज बसपा के बागी विधायक असलम रायनी से श्रावस्ती के प्लैटिनम होटल में मुलाकात की, जिससे सभी राजनीतिक गलियारों में हलचल मची हुई है। सैकड़ों समर्थकों के साथ सपा प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात करने पहुंचे बसपा बागी विधायक असलम रायनी ने कहा कि प्रदेश के अध्यक्ष जी से मेरी मुलाकात काफी सुखद रही और बहुत जल्द सभी बागी विधायकों की समाजवादी पार्टी में ज्वाइनिंग को लेकर चर्चा हुई है। देखिए श्रावस्ती बहराइच से हमारे संवाददाता जैद सिद्दीकी के साथ शाहनवाज खान की रिपोर्ट।
श्रीवास्तव यूपी की रियासत में एक बार फिर से दिलचस्प मोड़ आने शुरू हो गए हैं। जनपद श्रावस्ती के भिनगा विधानसभा से विधायक असलम रायनी अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ श्रावस्ती दौरे पर आए। मध्य प्रदेश अध्यक्ष से होटल प्लैटिनम से मुलाकात की और अचानक पहुंच सबको चौंका दिया। इसके साथ तमाम तरह की अटकलों पर उन्होंने रोक लगा दी। इस गुप्त बैठक में बागी विधायकों का नेतृत्व कर रहे असलम रायनी ने प्रदेश अध्यक्ष से काफ़ी देर तक चर्चा की, जो कि संकेत देता है कि सभी बागी विधायक बहुत जल्द सपा ज्वाइन करेंगे। बागी विधायक ने कहा कि श्रावस्ती जनपद की दोनों विधानसभा सीट जीतकर राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को हम सब मिलकर मुख्यमंत्री बनाएंगे। सूत्रों से ज्ञात होता है कि सभी बागी विधायकों को सपा निरंतर सम्मान देने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है और बहुत जल्द सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव सभी बागी विधायकों को अपनी पार्टी में शामिल कराकर आगामी विधानसभा चुनाव लड़ा सकते हैं। बागी विधायक असलम रायनी कुछ दिन पहले काफ़ी सुर्खियों में थे जब उन्होंने 12 विधायकों के साथ एक नई पार्टी बनाने की बात कही और राज्यसभा चुनाव के दौरान अपनी पार्टी से बगावत कर सपा के खेमे में आ गए थे। लेकिन इस घटनाक्रम से यह साबित होता है कि आज सभी बागी विधायक अपनी पार्टी ना बनाकर सपा में बहुत जल्द शामिल होने वाले हैं। अटकलों का बाजार गर्म है। यूपी की सियासत में हलचल मची हुई है। बसपा पूरी तरह टूटने की कगार पर है। चर्चा यह भी है कि सभी बागी विधायक बहुत जल्द सपा का दामन थामकर आगामी विधानसभा चुनाव सपा के बैनर तले लड़ेंगे। वहीं सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का कहना है कि सभी बागी विधायकों के आने से समाजवादी पार्टी को बहुत बड़ा बल मिलेगा और सबके सहयोग से मिशन 2022 को पूरा करेंगे और सरकार बनाएंगे। राज्यसभा चुनाव के दौरान पिछले वर्ष बसपा में बड़ा तूफान आया था। बसपा से बगावत कर 7 विधायक सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव से मिलने पहुंच गए। इस दौरान श्रावस्ती के विधायक असलम रायनी ने अहम भूमिका निभाई थी और सभी 7 विधायकों के साथ सपा प्रमुख अखिलेश यादव से मुलाकात भी की थी। तब मायावती ने बड़ा पलटवार कर दिया। जनपद श्रावस्ती में आने के बाद उनको इस बात का एहसास भी हुआ कि अब कहीं से भी कोई शक की भावना नहीं है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी की सरकार बनने में कोई रोड़ा या कोई चीज़ आ सकती है। पूर्ण बहुमत से और 300 से ऊपर की सीटें लगभग हमारे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के खाते में जा रही है। पार्टी की मेरी जो मुलाकात हुई है वो जनपद श्रावस्ती के कार्यक्रमों से बहुत ज़्यादा खुश है और कार्यकर्ताओं में जो उत्साह देखा है वो एक संदेश गौतम बुद्ध की धरती से निकला है कि आने वाले समय 2022 में 4 महीने के बाद मार्च में 2022 में इंशाअल्लाह अखिलेश यादव जी की सरकार बनने जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रानी पोखरी के टूटे पुल का आज स्थानीय निरीक्षण करते हुए अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हुए कहा कि जल्दी से जल्दी व्यवस्थाएं बनाई जाएंगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री धामी ने रानी पोखरी पुल पर चल रहे बचाव कार्य और अन्य कार्यों का निरीक्षण किया और अधिकारियों से जानकारी ली। देखिए डोईवाला से हमारे संवाददाता आसिफ हसन की रिपोर्ट। इस अवसर पर मुख्यमंत्री धामी ने प्रभावित हुए रानी पोखरी और जोली ग्रांट के लोगों से भी मुलाकात की। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि पुल टूटने से जहां यातायात प्रभावित हुआ है तो वहीं लोग भी प्रभावित हो गए हैं। आवागमन का एकमात्र रास्ता होने के कारण कुछ दुर्वासियां भी हैं, लेकिन जल्दी ही व्यवस्थाएं बना दी जाएंगी। लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को मुख्यमंत्री ने थानों भोगपुर के मार्ग को जल्दी दुरुस्त कर यातायात को खोलने के निर्देश दिए। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कहा कि रानी पोखरी का मुख्य पुल होने के कारण लोगों की समस्याएं बढ़ी हैं, इसलिए कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द यहां पर अब पुल का निर्माण हो। साथ ही मुख्यमंत्री ने साफ करते हुए कहा है कि पुल के टूटने की घटना से वह आहत हैं और इसकी जांच के आदेश दिए गए। जांच रिपोर्ट आते ही आरोपी जो लोग भी होंगे उन पर कार्यवाही की जाएगी। जीरो टॉलरेंस की सरकार का दावा करते हुए पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि गुणवत्ता के साथ हमारी सरकार ने कभी कोई समझौता नहीं किया है, इसलिए निर्माण कार्यों की गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने के निर्देश उन्होंने दिए हैं। इस अवसर पर डीएम आर राजेश, लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता हरिओम शर्मा, राजीव धीमान, सिंचाई विभाग, ऊर्जा निगम और जल संस्थान के तमाम अधिकारी भी मौजूद रहे। देखिए, हम सबसे पहले तो हमारा ये लक्ष्य है कि हम अगले 1 हफ्ते के अंदर लोगों के लिए आवागमन का यहाँ से रास्ता बना दें।
कॉजवे का निर्माण अगले 5-6 दिनों के अंदर हो जाएगा। उसके लिए हमने सारी तैयारी कर ली है और अगले 4 से 5 महीने के अंदर नए पुल का भी यहाँ पर निर्माण हो जाएगा। इसके लिए धनराशि पहले से स्वीकृत है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना नियम के तहत कक्षा 1 से 5वीं तक के स्कूलों को भी खोल दिया है। इससे पहले 16 अगस्त को कक्षा 9वीं से 12वीं तक के स्कूल, 24 अगस्त को कक्षा 6ठी से 8वीं तक के स्कूलों को भी खोल दिया गया था और आज 1 सितंबर को वह दिन भी आ गया जब कक्षा 1 से 5वीं तक के स्कूलों को भी खोल दिया गया है। देखिए रिपोर्ट। से ही गाजियाबाद में बहुत तेज बारिश हो रही है। स्कूल की प्रधानाचार्य और अध्यापिका पहुंच चुकी हैं। कुछ छोटे बच्चे भी पहुंचे हैं। स्कूल में 100 बच्चे हैं लेकिन 4 बच्चे ही पहुंच पाए। इनमें से उनसे बात की तैयारी पूरी ही की है कि बच्चों के लिए बोर्ड पर देख सकते हैं सुस्वागतम भी लिखा गया है। सैनिटाइजर की व्यवस्था भी की गई है। कोविड-19 के तहत हमारी तैयारियां पूरी हैं। 2 परियों में स्कूल को चलाया जा रहा है। आज पहला दिन है और हम भी तैयार हैं, स्कूल भी तैयार है। मैं 3rd क्लास में हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है। आज बहुत देर बाद स्कूल खुला, मैडम पढ़ाती है तो हमें बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, जिस तरीके से आज बारिश हो रही है, कितनी परेशानी होती है स्कूल पहुँचे आज? बारिश की वजह से परेशानी हुई तो बच्चे कम संख्या में पहुँचे आज। टोटल कितने बच्चे आए आज स्कूल में? आज पूरे 4 बच्चे आए। हमें ये लग रहा है कि आज स्कूल अगर ये बारिश नहीं होती तो हमारे बच्चे प्रांगण में प्रेयर करते मिलते और हम अपने क्लास में और बच्चों को बड़े अच्छे ढंग से सैनिटाइजर वगैरह करवा करके हम स्कूल में क्लास में बैठाते और उनसे परिचय लेते। आज बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार। हमारे चैनल की लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए देखते रहिए इंडिया रिपोर्ट।